किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो भी किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं उसमें दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विषैले रसायनों का प्रयोग करते हैं। चाहे वो कीटनाशी के रूप में हो, चाहे वो फफूंदी नाशक के रूप में हो या खरपतवार नाशी के रूप में हो, इनका हम लोग नित्य प्रयोग करते रहते हैं, जिसका दुष्प्रभाव एक होता है, एक तो मित्र कीट मारे जाते हैं और शत्रु कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है। चाहे वो बीमारियों का नियंत्रण करने के लिए करते हों तो जो मित्र फफूंद है वो ख़त्म हो जाती हैं, तो हमारे शत्रु फफूंद का प्रकोप तेज़ी से होता है। और इन रसायनों का हमारे शरीर पे बहुत ही दुष्प्रभाव होता है, जिससे हमारे दिन प्रतिदिन कोई न कोई अंग, चाहे हमारी पाचन शक्ति की बात हो या हमारे स्वास्थ्य संबंधी रोग हैं या हमारे किडनी में समस्या आ रही है, लीवर में समस्या आ रही है। आप दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं लोगों में कैंसर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये इन्हीं विषैले रसायनों के कारण होता है। तो हमारे बीच में एक किसान सतीश शुक्ला जी हैं, जो कि एक छोटे किसान हैं, बौनाभारी गांव के रहने वाले, जिसका एक पुरवा है दौलतपुरवा। ये आपका सिधौली ब्लॉक के में जो कि सीतापुर जनपद का ब्लॉक है, वहाँ के रहने वाले हैं और विगत 10 वर्षों से आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। सब्जी की प्राकृतिक खेती की बात करें तो आप करते हैं, जिनमें बहुत सी सब्जियां मौसम के अनुसार, चाहे वो परवल की बात हो, खीरा की बात हो, लौकी की बात है, तुरई की बात है, लोबिया की बात है, बैगन की बात है, ये सारे सब्जियों की खेती समय पे करते हैं और उसको उचित बाज़ार में पहुंचा करके अच्छा लाभ कमाते हैं। आप जैसा मैंने पहले ही बताया, आप छोटे किसान हैं, कम खेत हैं, लेकिन उसी में आप लगे रहते हैं और खुशहाल हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे शुक्ला जी से कि ये आप देख रहे हैं जो खेती करते हैं, उसके खेत के किनारे किनारे मेड़ की तरफ बाड़ लगा करके उस पर परवल की खेती करते हैं। वो भी पूर्ण रूप में जैविक खेती या प्राकृतिक खेती आप कह लें, उसमें के रूप में करते हैं। इसमें किसी भी ना तो कीटनाशक का, ना फफूंदी नाशक का या खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए हम खुद शुक्ला जी की जुबानी जानते हैं कि ये परवल की खेती को किस प्रकार से करते हैं, कब इसकी रोपाई करते हैं, किन बातों का ध्यान देना चाहिए। शुक्ला जी। जी डॉक्टर साहब, परवल की खेती के लिए हम ये शुरू में अच्छी तरीके से खेत बना लेते हैं। ये पीरियड आपका होगा जनवरी का दूसरा सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में, जब गर्म दिन होने लगे। उसके बाद में इसकी जड़ की रोपाई करके पानी और खाद दे के ज़मीन को कंप्लीट करके, यानी जो भी पोषक तत्व देना हो, आप चाहे रासायनिक करें चाहे जैविक करें, हम तो गौ आधारित खेती कर रहे हैं। और ये पेड़ को अच्छी तरीके से बना लें। पेड़ बनने के बाद में हल्की सींच के साथ में, हल्की नमी के साथ में ये पेड़ तैयार होगा। तैयार होने के बाद में ये थोड़ा थोड़ा इसमें जब इसका प्रोग्रेस होने के लिए ब्रांचें बनने लगे, तब ये इसको आप किसी बाड़ वगैरह पे चढ़ा दें। ज़मीन पे यदि करना चाहते हो तो जितनी भी ब्रांचें बढ़ती जाएंगी उतनी ही इसकी फलत बढ़ती जाएगी। 3 महीने के बाद में इसमें फल फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। और ये ऑलरेडी बहुवर्षीय फसल है, देखा जाए लगभग 7 महीने तक इसमें फल आते हैं। हर एक दिन बढ़ के फल आएंगे। बारिश का मौसम होगा तो अत्यधिक फल आएंगे। जब लगभग 7 महीने की ये फसल होती है, बाज़ार में रेट भी इसके अच्छे मिलते हैं। 2000 के खा ले तो कभी ये बिकता ही नहीं है। मेरा तो नहीं बिका है। और बाकी रह गई बात, ये बाड़ पर जो फल लगा होता है, ये चढ़ान पे या मचान वगैरह पे, इसकी फल की शाइनिंग भी अच्छी होती, क्वालिटी भी अच्छी होती। और परवल में लागत भी अन्य सब्जियों के अपेक्षा बहुत कम आती है। और ये प्राकृतिक खेती की बात करें, ये तो जीरो मेंटेनेंस आई है, ये गौ आधारित है। हर एक किसान के पास लगभग 1-2 जानवर रहना ऑलरेडी है। उसके पास में जो भी गोबर उसका डस्ट इधर उधर का निकला, उसी से खाद बन जाती है। थोड़ी परवरिश के बाद में इसको पनपा लेते हैं। उसके बाद में इसमें जब फलक चालू होती है तो आए दिन आय बढ़ती है। हर एक दिन, हफ्ते में एक बार हर हालत में टूटेगा, यानी फल की तोड़ाई होगी। और लगभग ये 7 महीने तो चलेगा हर हालत में। कोई विशेष इस पर प्रकोप नहीं है।
दवाई का, इधर उधर का। एक है फल मक्खी और कीड़े का। फल मक्खी के लिए हमने ये ट्रैप वगैरह लगा रखे हैं। इसमें फल मक्खी ऑटोमेटिक आ जाती है लेवर के जरिए, और उपज भी अच्छी होती है। छोटे किसान हैं, प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, विष मुक्त खेती के लिए। ना विष खाएंगे ना विष खिलाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। किसान साथियों, जैसा कि आपने देखा, शुक्ला जी ने ठाना है कि ना हम खुद विष युक्त सब्जियां खाएंगे, भोजन खाएंगे, और ना ही किसी अन्य साथी को हम विष युक्त परोसेंगे या बेचेंगे। ना किसी किसान को ये चीज़ तो बताएंगे कि भैया आप एक दिन यदि विष मुक्त फसल पा लेते हैं तो आप अपने को कितना बचा लेते हैं। जी जी, प्रयास ये करें कम से कम। बाजार में सारी चीज़ें विष युक्त मिलती हैं, कभी न कभी ये यदि मिल जाए तो एक ही दिन उसकी कमी होगी। हर एक चीज़ में, खाद्यान्न में तो पॉइजन व्याप्त ही आज के ज़माने में, जिससे भांति भांति के रोग पनप रहे हैं इंसान में। रोग रोधक क्षमता शरीर की कम हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा, किसान साथी शुक्ला जी बता रहे हैं कि हम अपने आहार में रोज़ कुछ न कुछ विषैला चीज़ खा रहे हैं। बाज़ार में जो सब्जियां मिल रही हैं वो विषैली ही हैं। तो अगर, और सबसे ज़्यादा जहर हम किस में लेते हैं? सब्जी के माध्यम से लेके आते हैं। अगर केवल सब्जी में ही जहर आप बंद कर दें तो अवश्य ही आपका भोजन जो है रसायन मुक्त तो नहीं एकदम से हो सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में रसायन आपके खाने में जाएगा, तो इससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। जैसा अभी शुक्ला जी ने बताया कि आप जब ठंडक कम होती है उस समय इसकी बेल को आप तैयार करते हैं, लगाते हैं, और लगा के उससे पौधे का विकास होता है। समय समय पे जो भी उसमें निकाई गुड़ाई है वो करते हैं। केवल आप गोबर की सड़ी खाद है या बीजामृत है या जीवामृत है, खन जीवामृत है, इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए अलग से न खाद के रूप में, न किसी फफूंदीनाशक या कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं की आवश्यकता नहीं है। केवल जो अपने घर पे गौ आधारित उत्पाद बनाते हैं कीट मकोड़े का, इनके प्रबंधन के लिए, उसी का प्रयोग आप इसमें करते हैं। और बता रहे हैं इसके लिए अलग से कोई हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कोई शुक्ला जी तो कोई नीचे मिट्टी में करते भी नहीं हैं, केवल मेड़ों पर जो बार इनकी खड़ी हो जाती है उसी पे लकड़ी गाड़ के उस पे चढ़ा देते हैं। इसका ये भी फायदा होता है, फल जो है मिट्टी के प्रकोप में संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे चाहे फफूंद वाली बीमारियों की बात है। एक चीज़ आपने बताया कि जब ऊपर चढ़ता है तो फल की शाइनिंग भी अलग होती है, उसका हमको मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। तो इस तरह से अगर हम मचान पे करेंगे तो चाहे फफूंद वाली बीमारियों की बात हो या फल वाले कीड़ों की बात हो, और फल भी सारे पारदर्शी होते हैं, समय समय पे बिना बेल को नुकसान पहुंचाए आप इसकी तोड़ाई कर सकते हैं। आप बता रहे हैं कि हर सप्ताह इसकी हम तोड़ाई करते रहते हैं। अधिकतर इसका रेट हम अच्छा ही पाते हैं। जैसे जैसे बारिश में भी इसका हमको अच्छा रेट मिलता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगती है, जब ज़्यादा जाड़ा पड़ने लगता है, तब इसमें से फलत नहीं होती है। लेकिन आपका कहना है कि 7-8 महीने तक हम इससे साल में फल की प्राप्ति करते रहते हैं, और लागत इसमें बहुत कम आती है, और हमको इसका लाभ अच्छा मिल जाता है। तो शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, किसान भाई जब रोपाई करें तो किन बातों का ध्यान रखें? कभी कभी बात आती है इसमें कुछ नर लताएं हैं, मादा लताएं हैं, ये अगर बात यही है, यही तो हम शो करना चाहते हैं। इस पे बताएं। ये रोपाई के समय में स्पेशल तौर पे ये ध्यान रखने वाली बात होती है, ये 10 पेड़ मादा के लगे हैं जिसमें ये फल आ रहा है, उसमें एक पेड़ नर का अवश्य होना चाहिए पुष्प परागण के लिए। 10 पर 1 रेशियो होना चाहिए, यानी 100 पेड़ यदि वो लगे हैं तो 10 पेड़ वो होने चाहिए, जिससे ये परागण क्रिया जो होगी वो बहुत बढ़िया होगी। फूल भी अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, फल भी अच्छी तरीके से बढ़ेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं इसी जगह पे लगा हुआ। अच्छा, ये किसान भाई कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बेल जो है वो नर वाली है, कौन सी मादा वाली? नर वाली जो बेल होगी उसमें केवल पुष्प निकलेंगे,
इस जगह से, जैसे ये है, यहाँ से केवल पुष्प निकलेंगे। जैसे ये फल की है, इसमें फल और फूल दोनों एक ही में है, बतिया वाला है, जिसको बतिया वाला बोलते हैं, यानी मादा। और जो नर होगा उसमें केवल पुष्प ही होगा, उसमें फल नहीं, फलत नहीं हो। फलत नहीं होगी। फूल तो आएगा लेकिन उसमें बतिया नहीं बनेगी, मादा में फूल बतिया दोनों होगी। तो ये किसान भाई इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब हमारे पौधे लगे हुए हैं तभी हम पहचान कर लें कि कौन सी बेल है जिनमें फलत भी हुई है, वो मादा वाली बेल है, शुक्ला जी बता रहे हैं, और जिसमें केवल फूल ही फूल हैं, उसमें फल नहीं है, तो वो नर वाले हैं। लेकिन आपने बताया कि हमको उसका रेशियो ज़रूर मेंटेन करना खेत में, क्योंकि फल बनने के लिए नर मादा दोनों का रहना ज़रूरी है। यदि डॉक्टर साहब रेशियो नहीं मेंटेन होगा तो फल तो बनेंगे लेकिन वो सारे पनप नहीं पाएंगे। आपका कहना है कि अगर वो परागण नहीं हुआ है तो वो फल सरवाइव नहीं कर पाए, और बाद में चल के बतिया बनने के बाद भी वो मर जाएगी, उसके अंदर बीज नहीं बनेगा। तो कभी कभी आप देखते हैं किसान भाई कहते हैं हमने लगाया तो है लेकिन उस परवल की बेल में नहीं आ रही, फलत ही नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। शुक्ला जी, और क्या इसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है कीड़े मकोड़े के रूप में? कीड़े की केवल एक फल छेदक कीट लगता है इसमें, जो पत्ती वगैरह खाता है, और दूसरा है फल मक्खी का। ये हम अपने ही बनाए हुए पदार्थ जैसे गौमूत्र है, तूतिया है, तंबाकू का चूरा है, यही मिला के उसको सड़ा गला के 21 दिन बाद स्प्रे करते हैं। हमारे में कोई इस टाइप की समस्या नहीं आई। और जो फल मक्खी की समस्या है उसको हम ये ट्रैप वगैरह लगा के कंट्रोल कर लेते हैं। ये हमारा लगभग 20-21 दिन ल्योर अच्छी तरीके से काम करता है। इसके अंदर एक ल्योर लगा होता है डॉक्टर साहब, इसके अंदर ये लगा होता है। ये लिखते तो हैं कंपनी वाले 2 महीने के लिए, लेकिन लगभग 20-25 दिन अच्छा काम करता है कीट को कैप्चर करने के लिए। उसके बाद में हल्का हो जाता तो हमको ल्योर ही बदलना पड़ता है। ये फल मक्खी की समस्या के लिए है। और ये जो पत्ती खाने वाला कीड़ा है, ये इसके लिए हम तंबाकू, तूतिया और गौमूत्र ये वगैरह एक में मिक्स करके 21 दिन उसको सड़ाते हैं, फिर वही छन्ना में छान के छिड़क देते हैं। उससे जब कंट्रोल ज़्यादा नहीं हो पाता है तो नीम की बूंदी है, निमोली जिसको बोलते हैं, उसको पानी में लटका के 2-4 दिन भीगी रहती है, फिर वही पानी का छिड़काव करते हैं, यानी नीम सत का छिड़काव करते हैं। नीम की बूंदी के सत का सत का प्रयोग करते हैं तो इससे काफ़ी राहत मिल जाती है, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। चाहे वो सफ़ेद भुंगी हो या कोई कीट हो। जब कीट पर किसान भाइयों को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर साहब, जैसे रोग आने से पहले यदि पेड़ पर नज़र है तब तो देख लेंगे, जब रोग पनप ही चुका है तब जाते जाते जाएगा तो नुकसान करके जाएगा। नित्य प्रति फसल पे नज़र रखनी जरूरी है। बहरहाल जीरो मेंटेनेंस खेती है गौ आधारित खेती। जितना मार्केट में आम किसान दे देता है दवाई पानी में बीज को खरीदारी के लिए, वो कोई खर्चा नहीं है, सब अपने आप से बना सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। खाने में इसका स्वाद भी सर अलग है। रासायनिक की अपेक्षा ये नेचुरल प्रोडक्ट का स्वाद ही अलग है। जैसे हमारी दादी नानी के समय की वो फसल होती थी जो छप्पर वगैरह पे लगा देते थे कि हाँ कीट आई तो राख छिड़क दी, कंडे की राख, क्या पहले पुराने लोग छिड़क देते थे जिससे कि कीट कंट्रोल होता था। बिल्कुल वैसा स्वाद मिलेगा। नेचुरल की पहचान ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। और हम तो कहते हैं कोई किसान भाई यहाँ आके देखे, ले जाके टेस्ट करके देखे, कोई पैसा नहीं है, हमारी फसल से घटने वाला नहीं है। तो जिस प्रकार से शुक्ला जी ने बताया, अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं, उसमें खाद या फफूंदी नाशक या कीटनाशक किसी भी पेस्टिसाइड के रूप में रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपका जो उत्पादन होगा उसके फल का स्वाद भी अलग होगा। और फल का जो उसका अगर टाइटनेस की बात करें, साइज की बात करें, उस चीज़ पे भी असर आएगा। पकने में अगर बात करें तो उन सब पे असर आता है। इसलिए अगर हम लोग जहर का प्रयोग नहीं करते हैं तो इससे मित्र शत्रु के जो बीच का बैलेंस बना हुआ है, नेचुरल बैलेंस है, वो भी बना रहता है और आपके शरीर पे इसका कुछ दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। शुक्ला जी, इसके अलावा
जैसे 2 कीड़े की बात की, और कोई समस्या का भी आपको सामना करना पड़ता है? अभी तक के तो कोई नहीं आई। अब हमारी कोई दवाई से समस्या नहीं कोई नहीं आई। हमारी बताया ही है, केवल फल मक्खी का मेन इसमें प्रॉब्लम आता है। फल मक्खी के लिए आप गंधपास लगा देते हैं। जब ये गंधपास असरदार कम होता है तो उस समय इसका जो ल्योर है, जिसको आप सेप्टा के नाम से जान जाएंगे, इसको बदल देते हैं। ये जैसा कि किसान भाई आप देख रहे हैं, लगा इसी में महक होगी जो इन मक्खियों को, नर मक्खियों को, दासी मक्खियों को अपने तरफ बुलाएगी, और उसी में एक कीटनाशक उसमें डाला गया होगा काटन में, जो कि उनको अंदर ही मार देगा। तो सारी मक्खियाँ जहाँ जहाँ इसकी महक जाएगी वहाँ से आएंगी, इसके अंदर इकट्ठा होकर मर जाएंगी। इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए आपको। जब हमारे बेल में, जो आपका परवल की बेल है, उसमें जब फूल आने लगे, उसी समय से इसको हम खेत में लटका देते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, शुक्ला जी ने एकदम जुगाड़ तकनीक से एक इसी में डंडा लगा करके और ट्रैप को लटका दिया है। ट्रैप लटकाने में इस बात का ध्यान रहे कि हमारी जो बेल है उससे थोड़ा सा दूरी पे रहे, लगभग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे भी ना हो, केवल इसकी महक जिससे वातावरण में फैले, वहाँ से लोग आ जाएं और इन फलों पे जाने के बजाय इस ट्रैप में आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऑलरेडी सारे नर अगर इसी में मार दिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, तो इनका मादा से मिलन नहीं होगा, तो मादाएं जाके हमारे इन फलों पर अंडे नहीं दे पाएंगी, तो हमारा फल बच जाएगा। अन्यथा अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो ये फलों में आके अंडे देती हैं, उसी में इनकी सूढ़ियाँ बनती हैं मैगट के रूप में, और अंदर खा करके फल को बेकार कर देती हैं। फल पीला पड़ जाता है। शुरुआती दौर में अगर बात करें तो फल छोटा सा बना हुआ है, उसी समय अगर इनका प्रकोप हो जाता है तो आप देखते हैं जो परवल की बतिया है वो मर जाती है, पीली पड़ जाती है, उससे फल का विकास नहीं होता है। किसान साथियों, एक बात का और ध्यान रखेंगे कि इनके जो फल अगर फल मक्खी के प्रकोपित हैं तो उनको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करते रहें समय समय पर, सप्ताह के अंतराल पे, 4 दिन के अंतराल पे इकट्ठा करके, चाहे वो फल मक्खी के हों या अन्य कीड़ों के हों, उनको इकट्ठा करके गड्ढा बना के उसमें दबा देंगे तो इनका संख्या नहीं बढ़ने पाएगी। इस तरह से यांत्रिक नियंत्रण और जो आपका सस्य नियंत्रण है वो हो जाएगा। तब आपको इसमें जहर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब। इसके अलावा अगर बात करें तो इस परवल के खेत में आपको एक जो बेल है, बेल में का जो आपकी जहाँ पे जुड़ाव हो जाता है वहाँ पे एक कीड़ा प्रकोप करता है, जिसको वाइन बोरर के नाम से जानते हैं। कह लें तो तना छेदक भी कह सकते हैं इसको, वाइन या लता आपका बेल का छेदक कीट कहते हैं। ये इसमें आकर के अंडे दे देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं शुक्ला जी के खेत में हैं, तो कुछ आ गए हैं। ये करते क्या हैं, इनकी जो मादा है वो आएगी और जगह जगह पे जो हमारी बेल है उसी में अंडे दे देती है। अंडे देने के पश्चात उसमें से अंडों से बच्चे निकलते हैं। बच्चे निकल करके हमारी जो बेल का विकास जहाँ हो रहा है उसको प्रभावित करते हैं और बेल हमारी फूल जाएगी, गांठ सी बन जाएगी। तो अगर इसको आप लोग तोड़ के देखते हैं तो इसमें आपको इसका जो कैटरपिलर है, इसकी जो सूंडी है वो दिखाई पड़ेगी, अंदर दिखती है। और जब उस सूंडी का विकास हो जाता है तो लास्ट में आपको फल मक्खी बन जाती है। चल के आपको दिखाता है। कभी कभी ज़्यादा सीवियर अवस्था में आगे की बेल सूख भी जाती है। अभी शुक्ला जी के यहाँ ऐसी कोई अवस्था नहीं आई है, लेकिन अगर इसको आप देखेंगे हल्का नारंगी रंग की सूढ़ियाँ इसमें आपको दिखाई पड़ेंगी। और ये एक जगह पर कहीं भी देखेंगे 2, 4, 6, 7, 8 पाई जा सकती हैं। इनका अधिक प्रकोप होने की दशा में ये हमारे फसल को प्रभावित करती हैं।
इसके नियंत्रण के लिए आप जो सस्य क्रिया में या आप कह लें कि यांत्रिक नियंत्रण में अगर आप जाएं तो इनको ऐसी गांठें जहाँ भी बनी हैं शुरुआती दौर में ही आप देख लें, उनको सावधानी पूर्वक काट लें, इकट्ठा कर लें, इकट्ठा करके गड्ढा खोद करके नीचे मिट्टी में गाड़ दें, तो इनसे वयस्क नहीं निकलने पाएंगे और ये पूरे खेत में फैलने नहीं पाएगा। साथ ही साथ शुक्ला जी जो भी काढ़ा अपना देसी तकनीक से बनाते हैं, नीम आधारित, चाहे नीमास्त्र बनाते हैं या 10 परडी बनाते हैं, उन्हीं का प्रयोग समय समय पर अगर करते रहेंगे, या आप ब्रह्मास्त्र भी बनाते हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही इनका भी नियंत्रण हो जाएगा। इस तरह से किसान साथियों हम लोग शुरू से ही ध्यान रखें। अभी शुक्ला जी ने शुरुआत में एक बात कही थी कि अगर हम अच्छे किसान हैं तो अपने फसल का शुरू से ही निगरानी करते रहें। अच्छा किसान तभी आपको माना जाएगा। आपने खेत लगा रखा है तो उसको डेली जा कर के, अगर रोज़ नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम से कम दूसरे दिन जा कर के गहनता से अपनी फसल को देखें, तभी आपको पता चलेगा कब हमारी फसल को भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब किसी कीड़े का प्रकोप है, कब किसी चूहे का प्रकोप है या किसी बीमारी का प्रकोप है, इसका आपको ज्ञान हो पाएगा। और उसी समय उसका जो समुचित प्रबंधन की तकनीक है उसको अपनाएंगे, जिसमें शुरुआत से ही आप ध्यान कर रखेंगे, चाहे इनके जो अवशेष हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट करने की बात हो या आपका सस्य क्रियाओं के माध्यम से नियंत्रित करना है, या आपका यांत्रिक यंत्रों का प्रयोग करके, जो आपका अभी देखा गंधपास लगा करके, लाइट ट्रैप लगा करके, या नीला पीला ट्रैप भी अगर इसके आसपास आप लगा देते हैं तो इससे चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो या फुदके हो या ये जो मक्खी है आपका डासी मक्खी है या और वाइन बोरर हैं, इन सब के एडल्ट जो हैं इसमें आकर के चिपक जाएंगे और वो नियंत्रित हो जाएंगे। तो इनका भी प्रयोग करना आवश्यक है। जिन सब सारी बातों का अगर ध्यान रखें, जो भी अन्नों के समूह हैं कि कीड़ों से प्रकोपित या बीमारियों से प्रकोपित फल हैं, टहनी है, उनको इकट्ठा कर लें और समय समय पर उनको नष्ट करते रहें, तो अवश्य ही आपको कोई भी जहर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और हमको लागत में हमारी कमी आएगी और उत्पादन अच्छा एवं गुणवत्ता युक्त मिलेगा। बाज़ार में सही जगह से अगर हम बेचते हैं तो इसका हमको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, इस प्रकार से हमें लाभ अधिक होगा। तो इस तरह से आप खुद भी जहर मुक्त भोजन खाएंगे, लोगों को भी जहर मुक्त परोसेंगे, पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे, सुरक्षित होगा, हमारी लागत में भी कमी आएगी, तभी हम लोग संपन्न हो सकते हैं, तभी हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। धन्यवाद। इतना तो